हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मापन पद्धति। ठीक है ना, मापन की पद्धतियां यानी कौन कौन से मापन के सिस्टम हुए हैं। ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मूल राशि, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक राशि, पूरक मात्रक। ठीक है ना। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे मापन की पद्धति, यानी मापन की पद्धतियां कौन कौन सी थी। ठीक है ना, उसके बारे में जानकारी लेंगे और इसके बाद फिर आएंगे मूल राशियों के बारे में। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मापन की पद्धतियां। ठीक है ना। तो मापन की पद्धतियां जो है 1971 से पहले, यानी कि सन जो है 1971 से पहले, 1971 से पहले मापन की तीन पद्धतियां थीं। मापन की तीन पद्धतियां थीं। ठीक है ना। तीनों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला था सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति कौन सी पद्धति थी? सीजीएस पद्धति। इसको हम लोग गासियन सिस्टम भी कहते हैं या फ्रांसीसियों का सिस्टम कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं गासियन पद्धति, या इसी को फ्रांसीसियों की पद्धति कहते हैं, फ्रांसीसियों की पद्धति। ठीक है ना। तो सीजीएस पद्धति में क्या था कि लंबाई को हम लोग इसमें किसको मापते थे? लंबाई को सेंटीमीटर में मापते थे। लंबाई को सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को जो होता था, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को हम लोग जो है सेकंड में मापते थे। सेकंड में, यानी कहने का मतलब है कि उस समय जो है एक तरह से हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे मूल राशि, तो उस समय जो है तीन ही मूल राशियां थी। उस समय क्या थी? तीन ही मूल राशियां थी। ठीक है ना। कौन कौन सी थी? एक था लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है ना। लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई और द्रव्यमान, समय, उस समय जो है तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हुआ करती थी। ठीक है ना। लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है। इसके बाद दूसरी एक पद्धति है जिसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, एफपीएस। एफपीएस, एफपीएस, इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। कौन सी पद्धति? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ब्रिटिश पद्धति, एफपीएस, इसको हम लोग कौन सा पद्धति कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश पद्धति का मतलब है कि ये अंग्रेजों की देन थी। अंग्रेजों ने इसको बनाया था, अंग्रेजों की देन थी, अंग्रेजों ने बनाया था। तो इसमें, इस पद्धति में क्या होता था कि लंबाई को हम लोग फुट में नापते थे। लंबाई को फुट में नापते थे। ठीक है ना, फुट में। और द्रव्यमान को जो है हम लोग पाउंड में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकेंड में मापते थे। ठीक है ना, सेकेंड में। ठीक है ना। एक तीसरी पद्धति आई जिसको हम लोग कहते हैं एमकेएस। ये एमकेएस पद्धति। ठीक है ना। एमकेएस पद्धति में क्या था? इसको भी हम लोग जो है मैट्रिक पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति? मैट्रिक पद्धति, या ये भी कहते हैं फ्रांसीसियों की पद्धति। इसको हम लोग मैट्रिक्स पद्धति भी बोलते हैं इसको, या इसी को फ्रांसीसियों की पद्धति भी बोल सकते हैं। ये नो फ्रांसीसियों की देन थी, फ्रांसीसियों की पद्धति। ठीक है ना। इसमें क्या होता था कि लंबाई को मीटर में, और द्रव्यमान को किलोमीटर में, तथा समय को सेकेंड में मापा जाता था। सेकेंड में, यानी 1971 से पहले, यानी कि मापन की तीन पद्धतियां थी, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। सीजीएस, इसको हम लोग कहते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है ना। तो उस वक्त क्या था कि उस वक्त जो है तीन मूल राशियां थी जिसको हम लोग कहते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, यानी कि तीन ही मूल राशियां हुआ करती थी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हुआ करती थी।
उस वक्त 1971 से पहले तो मापन की ये 3 पद्धतियां थी। तो कहने का मतलब है कि जो अन्य अन्य देश जो थे अपनी अपनी पद्धति बनाए हुए थे इनको नापने के लिए, ठीक है ना। तो ये उनकी पद्धतियां थी जिसमें इनको वो नापते थे, ठीक है ना। उस समय जो है 3 ही मूल राशियां हुआ करती थी उस समय। कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान और समय। 1971 से पहले हुआ क्या कि अब जो है सन 1971 में फ्रांस में एक, जिसकी राजधानी पेरिस है, सेवरेस एक स्थान है, वहां पर एक इंटरनेशनल मतलब पूरे देशों की एक अंतरराष्ट्रीय जो है बैठक हुई 1971 में। मापन के लेकर के वेट एंड मेजरमेंट पर एक मीटिंग हुई, ठीक है ना। वेट और मेजरमेंट पर क्या हुई? एक मीटिंग हुई। तो उस मीटिंग में जो है एक निर्णय लिया गया कि क्यों ना एक ऐसी मापन की पद्धति बनाया जाए कि जो कि पूरे देश में यानी पूरे संसार में हर जगह एक ही हो। तो वहां पर मापन की एक पद्धति बनाई गई और भौतिकी के विकास के साथ साथ, यानी कि उस समय सन 1971 से पहले तो 3 ही मूल राशियां थी और 3 ही जो है 3 पद्धति थी। तो बैठक में उस समय जो है भौतिक विज्ञान के विकास के साथ, यानी विकास के साथ साथ जो है 4 मूल राशियां और डेवलप हुई, ठीक है ना। 4 मूल राशियां हुई और उसके बाद 2 राशियों को और जोड़ा गया जिसको हम लोग कहते हैं पूरक राशि, ठीक है ना। तो 3 पहले थी और जब इंटरनेशनल सिस्टम की जो बैठक हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैठक हुई थी, तो उस समय जो है 7 फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई और उसके बाद 2 मूल राशियों को और उसमें जोड़ा गया, यानी कि बाद में, यानी कि पहले 3 तो थी, 4 और जोड़ी गई, तो कुल मिला के 7 मूल राशियां हुई और उसको हम अभी आगे बात करेंगे। और इसके बाद 2 और राशियों को ऐड किया गया जिसको हम लोग पूरक राशि इसलिए कहते हैं कि वो बाद में, यानी इन 7 के बाद में ऐड किया गया और कुल मिला के 7 तो 9 हो गई। इस तरह से कहा जाए तो सब 9 हो गई। उन सभी मूल राशियों को मिला करके एक मापन की पद्धति बनाई गई जिसको एसआई सिस्टम कहा जाता है। एसआई सिस्टम, कौन सी सिस्टम कहा जाता है? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम बोला जाता है इसमें। तो इस एसआई सिस्टम में क्या हुआ कि 7 जो है मूल राशियां हैं, अभी मूल राशियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और 2 पूरक राशियां हैं, पूरक राशियां हैं। इन सभी को मिला करके, यानी कहने का मतलब जो एमकेएस सिस्टम था उसका ये विस्तार है। क्या है? विस्तार है, ठीक है ना। एमकेएस सिस्टम का ये क्या है? विस्तार है। 7 मूल राशियां 2 पूरक राशियों को मिला करके ही एसआई सिस्टम बना, तब से उसको हम लोग एसआई सिस्टम कहा गया। मेजरमेंट का इंटरनेशनल सिस्टम, यानी ये इंटरनेशनल सिस्टम है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, ठीक है ना। ये सन 1971 के बाद जो इसका नाम रख दिया गया एसआई पद्धति, यानी कि मापन की एसआई पद्धति। उस पद्धति में 7 भौतिक राशियों को मूल राशि माना गया, उसके बाद 2 पूरक राशि और इसमें जोड़ दी गई। इन दोनों को मिला करके टोटल 9 हुआ और उनको मिला करके हम लोग उसको कहते हैं एसआई पद्धति। मापन की कितनी पद्धति हो? मापन की कौन सी पद्धति मॉडर्न पद्धति जो आज इस समय भी चल रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसआई पद्धति, ठीक है ना। कौन सी पद्धति बोलते हैं? एसआई पद्धति। तो मापन की शुरुआत की ये पद्धतियां थी 1971 से पहले। ये 3 पद्धति 1971 में बैठक होनी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सभी देशों की बैठक हुई, जिसमें जो है पहले शुरू में 3 ही मूल राशियां थीं, इसके बाद में 4 मूल राशियां और जोड़ी गई तो 7 मूल राशियां हुई और बाद में 2 और जोड़ दी गई, तो कुल मिला के 9 राशियां मूल राशियां हुई, जिसमें 7 को मूल राशियां बोला गया और 2 को पूरक राशियां। इनको मिला करके जो नई पद्धति मापन की बनी उसको हम लोग एसआई सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। कौन सा सिस्टम बोलते हैं? एसआई सिस्टम। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मूल राशियां क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं,
यानी कहने का मतलब व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक राशियां और पूरक मात्रक क्या होते हैं। कहने का मतलब होता है कि हम फिजिकल क्वांटिटीज की हम लोग टाइप पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज कितने कैटेगरी में बांटी गई हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि भौतिक राशियों का प्रकार, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं भौतिक राशियों के प्रकार, यानी कि भौतिक राशियों को कितनी कैटेगरियों में बांटा गया है। तो 1971 में माप तौल की जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली थी, समिति थी, तो उस समिति में यह फैसला किया गया, उसमें देखा गया तो भौतिकी में कुल 7 मूल राशियां मानी गई। भौतिकी के अंतर्गत कुल कितनी 7 राशियां मानी गई, तो 7 मूल राशियां मानी गई, और उसको छोड़ करके बाकी जितनी हैं वो व्युत्पन्न राशि और 2 पूरक राशियां मानी गई। वो बाद में जोड़ी गई थी 2, इसीलिए उनको पूरक राशियां कहते हैं। तो इसलिए हम व्युत्पन्न और पूरक राशि जो है उसे बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग मूल राशियों के बारे में पढ़ेंगे। तो 7 मूल राशियां, यानी कि शुरू में केवल 3 मूल राशि थी, जैसे हमने भी बात की थी, जिसमें लंबाई था, द्रव्यमान था, समय था। तो जैसे जैसे भौतिक विज्ञान का, भौतिकी का विकास हुआ, तो जैसे जैसे उसकी शाखाएं बढ़ती गई तो और भी मूल राशियों को चुना गया, ठीक है ना। जैसे कि कुल 7 मूल राशियां चुनी गई यांत्रिकी से, जो कि ये पुरानी फिजिक्स कहलाती है, एक तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स यानी कि क्लासिकल फिजिक्स है, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय था। फिर ताप जो निकल के आई मूल राशि, ये उष्मागतिकी, ये विज्ञान की एक शाखा है। फिर विद्युत धारा निकल के आई, जो विद्युत चुंबकत्व के नाम से एक विज्ञान की अलग शाखा, उससे निकल करके आई। और ज्योति तीव्रता, जो प्रकाशिकी नाम का एक यूनिट है, भौतिकी की एक शाखा, उससे निकल करके आई। और एक ले ली गई पदार्थ की मात्रा की, जिसका हम लोग ज़्यादातर रसायन विज्ञान में प्रयोग करते हैं, भौतिकी में इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कुल 7 मूल राशियां निकल करके आई। और 7 मूल राशियां, भौतिकी में तो बहुत ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन सभी फिजिकल क्वांटिटी में से 7 मूल राशियां ऐसी ले गई जो बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं, यानी कि जो किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं। इनकी सहायता से अन्य भौतिक राशियों को बनाया जा सकता है। जैसे आप ये देखिए कि जो अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, ABCD होते हैं, वो 26 लेटर होते हैं ना, ABCD के क ख ग घ बनाया गया ना, तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको मूल अक्षर कहा जाएगा, मूल लेटर कहा जाएगा, फंडामेंटल लेटर कहा जाएगा। कि ABCD के जो मूल फंडामेंटल लेटर्स हैं ABCDEFGH उतना ही है ना, लेकिन उनके ही सहायता से, उनकी सहायता से कितने वर्ड बनाए जाते हैं। तो उनको मूल मान लिया गया कि देखिए मूल इतने ही अक्षर हैं, यानी कि 26 ही लेटर हैं, उनको मूल मान लिया गया। उन्हीं लेटरों की सहायता से न जाने कितने वर्ड बनाए गए हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, मूल। उन्हीं के सहायता से हम जो वर्ड बनाते हैं वो क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न। उसी तरह से भौतिकी में 7 मूल राशियों को ले लिया गया है बेसिक रूप से, और इन्हीं की सहायता से अन्य जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनको बनाया गया। उसी तरह से हिंदी में भी हम लोग जो है कुछ मूल लेटर्स को ले लिए हैं, जिसकी सहायता से हम लोग अन्य अक्षर, जो हिंदी के अन्य शब्द होते हैं, उनको हम बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये मूल राशियां हैं 7, जो कि विज्ञान की जैसे विकास हुआ, अलग अलग शाखाएं बनी, उनसे लेकर के ये 7 मूल राशियां हैं, जिनसे अन्य सभी भौतिक राशियों को बनाया जा सकता है। ये एकदम स्वतंत्र होती हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। इसको हम लोगों ने स्वेच्छा से चुना गया है, जो 1971 में बैठक हुई उसमें इसको स्वेच्छा से चुन लिया गया है कि ये किसी पर, अन्य किसी फिजिकल क्वांटिटीज पर ये डिपेंड नहीं करती है, कि which do not depend any other physical quantity। तो मूल राशियां और मूल मात्रक, तो इनको जिसमें नापा जाता है, जिस मात्रक में, उसको हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। तो स्वेच्छा से चुनी गई वो भौतिक राशियां जिनकी सहायता से अन्य भौतिक राशियां प्रदर्शित कर सकती हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, डिपेंड नहीं है, ठीक है ना, किसी भौतिक राशि पे डिपेंड नहीं करती हैं। स्वेच्छा से चुनी गई वो भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पे निर्भर नहीं करती हैं,
बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं, जिनकी सहायता से अन्य भौतिक राशियां प्रदर्शित की जाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है ना। की सहायता से हम जो है अन्य भौतिक राशियों को बनाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। तो आप अपने इच्छा अनुसार और भी परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसी वे राशियां जो स्वेच्छा से चुनी गई हैं, जो दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, जो बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं, जिनसे अन्य भौतिक राशियां प्रदर्शित की जाती हैं। मूल राशियों को प्रदर्शित करने के लिए जो मात्रक प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। तो भौतिकी में कुल 7 मूल राशियां चुनी गई हैं। कितनी राशियां चुनी गई हैं? कुल 7। कौन कौन से हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो जब 7 मूल राशियां हैं, उनके 7 मूल मात्रक भी हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, उसका प्रतीक है यम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, उसका प्रतीक है केजी। समय का मात्रक सेकेंड है, उसका प्रतीक यस है। ताप का मात्रक केल्विन है, उसको कैपिटल के से वैज्ञानिक के नाम पे हमने बताया था, कैपिटल के। उसी तरह से विद्युत धारा है, उसका मूल मात्रक जो है वो क्या है? एम्पियर है, उसको कैपिटल ए से। और ज्योति तीव्रता जो प्रकाशिकी की शाखा है, जिससे हम लोग लाइट की जो है तीव्रता को मापते हैं, उसका मात्रक कैंडिला होता है, जिसको हम लोग इस्तेमाल सीडी से प्रदर्शित करते हैं। और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो मोल होता है, जिसको MOL, हालांकि मोल की जो स्पेलिंग होती है MOLE होती है, लेकिन हम इसको शार्ट में उसका प्रतीक यूज करते हैं मोल, जिसका ज्यादा प्रयोग रसायन विज्ञान में होता है। तो इस तरह से भौतिक विज्ञान में कुल 7 मूल राशियां होती हैं, उनके 7 मूल मात्रक होते हैं, उनका ये प्रतीक होता है। ठीक है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। आगे क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां वो होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। ठीक है। तो दूसरी हमारी है व्युत्पन्न से उत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब होता है से उत्पन्न भौतिक राशियां। ठीक है ना। भौतिक राशियां, ठीक है ना, जिसको हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, यानी कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती है, मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है ना। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक या व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो देखो, व्युत्पन्न भौतिक राशियां ढेर सारी है, बहुत सारी है। मतलब मूल राशियां तो बेसिक हो गई, ठीक है ना। एक उसकी सहायता से ढेर सारी भौतिकी में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इनकी सहायता से बनाई जा सकती हैं। ठीक है ना। इनका प्रयोग कर करके कि हम बहुत ढेर सारी भौतिक राशियां बनाते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो पहले हम जैसे लेते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे क्षेत्रफल। क्या ले लेते हैं? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या है? ये जो है व्युत्पन्न भौतिक राशि है, किससे बनाई जाती है? मूल राशियों से। यानी कि क्षेत्रफल को अगर हम देखें तो इसको कहते हैं लंबाई और गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए, लंबाई और चौड़ाई ये दोनों क्या है? मूल राशि। लंबाई भी मूल राशि है, चौड़ाई को भी लंबाई कहेंगे, मूल राशि। तो इन दोनों के सहायता से क्षेत्रफल को बनाया गया। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो अगर हम मात्रक की बात करें तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, तो इसका मात्रक क्या होगा? वर्ग मीटर स्क्वायर।
तो ये मात्रक हो गया एक तरह से, ठीक है ना। अगर हम दूसरी बात करें तो आयतन। आयतन भी क्या है, व्युत्पन्न राशि। किसकी सहायता से बनाया गया है, मूल राशियों की सहायता से। तो जिसके फार्मूले में क्या आता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आता है। तो देखिए इसमें तीनों क्या है, मूल राशि, ये तो मूल राशियों की सहायता से बन गया, तो इसको हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशि। मात्रक की बात करें तो इसका भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, यानी घन मीटर, यानी मीटर क्यूब आ गया। उसी तरह से आप अगर हम बात करें तो वेग है, मतलब कुछ चीजें हम बता दे रहे हैं। वेग को बनाया गया है तो वो मूल राशियों से। वेग बराबर क्या होता है, जानते हैं, विस्थापन बटे समय होता है। क्या होता है, विस्थापन बटे समय, या इसी को हम लोग अगर हम चाल कहें तो दूरी। अगर चाल की बात करें तो दूरी बटे समय, वेग का हमने कहा तो विस्थापन बटे समय हुआ। तो विस्थापन क्या हुआ, मूल राशि, यानी लंबाई क्या हुआ, मूल राशि, समय क्या हुआ, मूल राशि। तीन दोनों के सहायता से वेग एक व्युत्पन्न राशि बन गया। मात्रक की बात करें तो विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और समय का सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड हुआ। यानी अगर हम चाल की बात करें, इसी में चाल तो वो होता है दूरी, देखिए मूल राशि है बटे समय, दूरी यानी कि लंबाई, समय यानी लंबाई बटे समय। दूरी क्या है, एक मूल राशि है, दूरी क्या है, मूल राशि है, और समय क्या है, मूल राशि। तो दूरी बटे समय, यानी चाल क्या मिला हमारा, व्युत्पन्न राशि। मात्रक की बात करें तो इसका भी मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। उसी तरह से अगर हम बात करें बल की, तो बल एक व्युत्पन्न राशि है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान होता है, बल बराबर होता है ma, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ठीक है ना। तो द्रव्यमान यहाँ पे क्या है, मूल राशि। त्वरण यहाँ पे क्या है, देखिए व्युत्पन्न राशि है। क्या है, व्युत्पन्न राशि। अब त्वरण को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण, तो बल जो है वो मूल राशियों से बनाया गया ना, इसमें द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है, त्वरण व्युत्पन्न राशि है, लेकिन बनेगा किससे, मूल राशि। त्वरण को अगर हम देखें तो वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। फिर वेग किससे बना है, मूल राशि से बना है, ठीक है ना। तो इसका अगर मात्रक की बात करें तो देखिए द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक, ये हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। ये सब क्या हो जाएंगे, इधर व्युत्पन्न मात्रक, क्या हो जाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक। देखिए इसमें द्रव्यमान मूल राशि आई कि नहीं आई। त्वरण हम मान रहे हैं कि व्युत्पन्न राशि है, ठीक है ना, लेकिन त्वरण का निर्माण भी मूल राशियों से हुआ है। इसको कहते हैं वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वहां देखिए समय मूल राशि है, फिर वेग को क्या कहते हैं, विस्थापन बटे समय, तो वो देखिए मूल राशि से बना हुआ है, ठीक है ना। तो त्वरण जो होता है वो वेग परिवर्तन के दर होता है। तो उसी तरह से बहुत और भी चीजें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं, अभी पूरक राशि आगे आएगी तीसरे नंबर की। तो उसी तरह से है, अगर हम देखें तो कार्य है, कार्य जो होता है बल गुणे विस्थापन होता है। तो इसमें विस्थापन क्या है, देखिए मूल राशि की सहायता से। अभी बल क्या था, व्युत्पन्न राशि है ना, तो किससे बनाया गया है, बल मूल राशि से ही तो बनाया गया। विस्थापन है, इसके मात्रक की बात करें तो बल का असल में न्यूटन होता है, या न्यूटन क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है ना। तो बल का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन का होता है मीटर। विस्थापन का क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका हम मात्रक क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। जूल एज ए व्युत्पन्न मात्रक, जूल व्युत्पन्न मात्रक। चलिए हम त्वरण की ही बात कर लेते हैं। त्वरण क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। त्वरण मतलब होता है वेग परिवर्तन,
और बटे समय होता है। तो वेग परिवर्तन, वेग अभी किससे बनाया गया था? मूल राशियों से बनाया गया था ना। मात्रक की बात करें तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड और इसका मात्रक सेकेंड होता है। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह से तमाम बहुत सारी भौतिक राशियों को मूल राशियों की सहायता से बनाया जा सकता है। ठीक है ना। तो व्युत्पन्न राशियों की गिनती कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप इतना बहुत है। अब हम लोग बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री जो है फिजिकल क्वांटिटी यानी कि पूरक राशियां कौन होती हैं, जो बाद में जोड़ी गई थी जब वो माप तौल की अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी 1971 में। सेब्रस एक स्थान था, फ्रांस, पेरिस उसकी राजधानी थी। ठीक है ना। तो चलिए अब तीसरी जो है हम लोग राशि पढ़ते हैं, वो है जिसको हम लोग पूरक राशि कहते हैं। ठीक है ना। क्योंकि इसको बाद में कंप्लीट किया गया था जोड़ करके, यानी कि दो अधूरी थी तो अधूरी को पूरा करने के लिए दो पूरक राशियां इसमें जोड़ दी गई, तो इसीलिए उसको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी यानी पूरक भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है ना। तो तीसरा हमारा है पूरक राशियां, पूरक भौतिक राशि या सिर्फ पूरक राशियां, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है ना। तो ये दो हैं, कितनी होती हैं? दो होती हैं। ठीक है ना। कितनी है? दो है। जैसे हम लोग इसमें क्या कहते हैं, जैसे पहला है इसका कोण, जिसको अंग्रेजी में हम एंगल कहते हैं, और दूसरा है घन कोण, जिसको हम अंग्रेजी में सॉलिड एंगल कहते हैं। एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है ना। तो कोण और घन कोण को क्या हम लोग बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम लोग पूरक भौतिक राशियां। कोण और घन कोण को हम लोग क्या कहते हैं? पूरक राशियां, एंगल, सॉलिड एंगल। तो पहले हम बात करेंगे कोण। ठीक है ना। किसकी बात करेंगे? कोण की। ठीक। तो जो कोण जो है पूरक भौतिक राशि है और इसका जो मात्रक होता है उसे किस में नापते हैं? रेडियन में नापते हैं। इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक है ना। मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक है ना। अब कोण जानते हैं कि जहां पे कोण किसे कहते हैं? कोण का मतलब जहां पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो एक एंगल बनाती हैं, या दो सरफेस, जैसे कि ये सरफेस और ये सरफेस जहां पे मिलते हैं और एक एंगल बनाते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब होता है कि ये दो प्लेन में होता है। कोण जो बनता है वो दो प्लेन में बनता है। सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल कोण होता है, 2 डायमेंशनल कोण होता है। जैसे कि दो लाइन जहां पे मिलती हैं वहां पे एक एंगल बनता है, या दो सरफेस जहां पे मिलते हैं ये वाला तो एक एंगल का निर्माण करता है। और इस कोण का जो मात्रक होता है, SI मात्रक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियन बोलते हैं। और इसको शार्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? रेडियन को RD, रेडियन। यानी कि इसका अगर हम प्रतीक की बात करें तो ये RD लिखा जाता है, रेडियन को। ठीक है ना। और अब मान लीजिए जैसे कि आप इसे थीटा से, जैसे कि एक ये लाइन है और एक लीजिए ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट की मिली तो एक एंगल का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए इसको आप मिला देते हैं तो एक आर्क बन जाता है ना। जैसे कि एक सर्किल है, एक सर्किल पे दो पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि ये सर्किल है और यहाँ पे इसका सेंटर है और ये दो पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। तो ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं? चाप, या इसको आर्क बोलते हैं। और ये उसका रेडियस R रेडियस, और ये क्या है? थीटा। ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें कोण को, जिसका मात्रक रेडियन होता है, तो 1 रेडियन को अगर डिफाइन करना चाहें तो इसका जो फार्मूला होता है कोण बराबर क्या होता है? अगर इसको ये क्या है? आर्क है। ठीक है ना। और ये मान लीजिए अगर ये रेडियस है, क्या है? रेडियस है, तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, यानी कि आर्क अपॉन रेडियस। ये उसकी डिफिनेशन है। ठीक है ना।
ये क्या है उसकी डिफिनेशन, यानी कि जो एंगल होता है कोण बराबर होता है आर्क अपान रेडियस, और इसको हम किस में नापते हैं, रेडियन में नापते हैं। ये डिफिनेशन है इसकी एंगल की, ठीक है ना। और अगर हम 1 रेडियन की बात करें, 1 रेडियन की बात करें, तो अगर किसी वृत्त का जो चाप की लंबाई अगर उसकी वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, यानी कोई अगर सर्किल है उसमें कोई आर्क, इतना आर्क ले लिया जाए कि उस आर्क की जो लेंथ होगी अगर उस रेडियस के इक्वल होगी, तो वो आर्क उसके सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा उसको 1 रेडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। अगर r इक्वल टू आर के बराबर हो जाए, यानी किसी वृत्त का चाप की लंबाई अगर वृत्त के रेडियस के बराबर हो जाए, तो चाप द्वारा उसके सेंटर पे जो एंगल अंतरित किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। 1 रेडियन, या इसको रेडियन को ऐसे सी लगा के दिखाया जाता है, इसको कहते हैं 1 रेडियन, ठीक है ना, 1 रेडियन, ठीक है। अब देखिए थीटा को यहाँ पे रेडियन, यानी कि हम चाप को आप किसी भी चीज से वो प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे चाप को यस से प्रदर्शित किया जाता है, यस बाई आर, इसको कहते हैं रेडियन मतलब आर डी, ठीक है ना, ठीक। अब जैसे बहुत सारी चीजें हैं कि अगर एक सर्किल मतलब एक सेंटर पे पूरा वृत्त कितना एंगल बनाएगा, ठीक है ना, उसको आप देख सकते हैं 360, कोई वृत्त उसमें सेंटर पे कितना अंश में एंगल बनाता है, तो 360 बनाता है। कितना बनाता है, 360 बनाता है। अगर हम कहें ये सेंटर पे कितना बनाएगा तो 360, ठीक है। एंगल की बात करें अंश में कोण, तो वो वैसे कोण का जो एसआई मात्रक होता है वो रेडियन होता है, याद रखना। तो यहाँ पे कितने एंगल बनता है, 360, यानी 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। वो कैसे, अब देखिए ये कहने का मतलब है यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, तो 360, हम थीटा बराबर कितना होता है, यस अपान आर, तो पूरी परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, और ये आर 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 कट गया तो कितना, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होता है, याद रखना 360 डिग्री में कितना, 2 पाई रेडियन होता है। तो 180 डिग्री में कितना होगा, पाई रेडियन, पाई रेडियन, यानी इसको आप ऐसे बना सकते हैं, पाई रेडियन या पाई आर डी, ठीक है ना। 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होता है, तो 180 डिग्री में कितना होगा, इसी तरह से इसका आधा करते जाएं, 90 डिग्री में कितना हो जाएगा, अगर बात करें तो 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन। उसी तरह से और भी आप करते जाएंगे आधा, तो उसका आधा होता जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए बात करते हैं इसका इसका जो दूसरा है घन कोण, घन कोण के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं दूसरी पूरक राशि घन कोण, ठीक है ना। अभी इसके जस्ट पहले हमने अपना कोण के बारे में बात किया था, तो जिसका मात्रक जो है रेडियन होता है, तो शायद हम लोग उसका जो शार्ट में प्रतीक जो हमने लिखा था, प्रतीक जो हमने आर डी लिख दिया था, लेकिन आर ए डी होगा, रेडियन आर ए डी, थोड़ा सा गलती सुधार कर लेना, इसके लिए सॉरी। प्रतीक जो होता है वो आर डी नहीं होता, आर ए डी होता, आर ए डी रेडियन होता है, ठीक है ना, आर ए डी होता है। तो प्रतीक आर ए डी होता है, ना कि ये होता है, ये गलत है, ये सही है, ठीक है ना, और बाई मिस्टेक हमने आर डी लिख दिया, ठीक है ना। चलिए देखिए घन कोण, घन कोण का जो मात्रक होता है, ये पूरक राशि, इसका मात्रक होता है स्टे रेडियन, स्टे रेडियन, और इसका जो प्रतीक होता है एस आर होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एस आर, एस का मतलब स्टे और आर का मतलब रेडियन, ठीक है ना। प्रतीक होता है एस आर, स्टे रेडियन, क्या होता है, स्टे रेडियन, ठीक। तो घन कोण, घन कोण का मतलब होता है सॉलिड एंगल, मतलब जैसे कि ये 3 डायमेंशनल कोण होता है, जैसे कि एक गोला होता है, गोला 3 डायमेंशनल होता है। गोला आप जानते हैं जिसमें
उसकी जो है 3 डायमेंशनल का मतलब होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। तो एक गोला जो ठोस होता है ना, एक सर्किल होता है जो 2 डायमेंशनल होता है जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई हो सकती है। तो एक गोले में ऊंचाई भी होती है। तो एक गोला जो होता है वो उसके सेंटर पर, एक गोला जो है इस सेंटर पर कितना एंगल बनाता है उसको हम लोग घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कोण। जैसे मान लीजिए एक गोला है, ये सॉलिड स्फेयर है। सॉलिड स्फेयर यानी कि इस पूरे स्फेयर के द्वारा सेंटर पे जितना एंगल बनता है उसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि एक इसी पे हम जो है एक सूक्ष्म एरिया लेते हैं, एक सूक्ष्म एरिया लेते हैं इसको डिफाइन करने के लिए, और इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है ना। इससे इसको क्या कर देते हैं? मिला देते हैं, और इसकी रेडियस r है। और ये जो सरफेस एरिया है, एक पोर्शन है, एक तरह से ये शंकु बन गया। क्या बन गया? शंकु। जिसकी जो सूक्ष्म एरिया है आप ds ले सकते हैं या dA कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरे सरफेस की एरिया नहीं है। और यहाँ पे इसको हम लोग जो है ये थोड़ा सा जो एंगल बना इसको हम लोग d ओमेगा या d इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो घन कोण जो डिफाइन होता है वो d ओमेगा इक्वल टू होता है ये सरफेस एरिया जो होती है, सरफेस एरिया अपान इसकी रेडियस का स्क्वायर, इसकी रेडियस का स्क्वायर। कहने का मतलब होता है कि किसी सरफेस द्वारा उसके सेंटर पे, यानी कि कोई अगर 3 डायमेंशनल कोई सरफेस है तो उसके किसी पोर्शन द्वारा उसके सेंटर पर जो एंगल बनाया जाता है वो होता है सरफेस की एरिया अपान उस पॉइंट से उस सेंटर तक की दूरी का स्क्वायर। यानी कि गोले का एक पोर्शन ले लिया जाए जिसका सरफेस एरिया ds या dA हो और उसका रेडियस r हो, तो जो घन कोण की डिफिनीशन होती है ds अपान r स्क्वायर, या इसको हम लोग कह सकते हैं dA अपान r स्क्वायर। ठीक है ना। सरफेस एरिया अपान रेडियस का स्क्वायर, इसको हम लोग d ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। किससे प्रदर्शित करते हैं? d ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे अगर इसको हम बोलें कि 1 स्टेरेडियन कितना होगा, अगर 1 स्टेरेडियन की बात करें, 1 स्टेरेडियन, तो 1 स्टेरेडियन कैसे मिलेगा? 1 स्टेरेडियन के लिए ये इक्वल होना चाहिए। अगर हम dA बराबर अगर r स्क्वायर हो जाए, dA बराबर क्या हो जाए? r स्क्वायर हो जाए, तो d ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन। ठीक है ना। स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन यानी कि अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के किसी पृष्ठ द्वारा, गोले के किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर गोले के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए, गोले के किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल उसकी रेडियस के वर्ग के बराबर हो जाए, तो गोले के पृष्ठ द्वारा उसके सेंटर पे जो कोण बनाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 स्टेरेडियन। क्या बोलेंगे? 1 स्टेरेडियन। यानी गोले के किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल उसकी रेडियस के वर्ग के बराबर हो जाए तो उस गोले के पृष्ठ द्वारा उसके सेंटर पे बनाया गया कोण 1 स्टेरेडियन कहलाता है। ठीक है ना। घन कोण, अब देखिए घन कोण 3 डायमेंशनल होता है, यानी कि इस पूरे द्वारा, यानी चारों ओर द्वारा यहाँ पे जो एंगल, अब पूरे सरफेस द्वारा यानी कि पूरे स्फीयर द्वारा इस पर कितना एंगल बनाएगा तो उसको हम लोग ओमेगा कहेंगे। तो इसकी पूरी एरिया क्या हो जाएगी? पूरी एरिया डी को बोले इसका 4r स्क्वायर होगा और r स्क्वायर, तो इसको कितना बनेगा? 4 पाई स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो याद रखना किसी गोले द्वारा उसके सेंटर पर कितने रेडियन का घन कोण बनता है? 4 पाई। इसका उपयोग ज्यादा खास नहीं है, लेकिन जब हम लोग गॉस प्रमेय पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, इंटर में, एक गॉस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो किसी गोले द्वारा उसके सेंटर पर जो है कितना घन कोण अंतरित किया जाता है? तो 4 पाई रेडियन। कितना? 4 पाई रेडियन, सॉरी स्टेरेडियन। ठीक है ना। तो याद रखना किसी गोले द्वारा उसके सेंटर पर कितना घन कोण बनता है? तो 4 पाई स्टेरेडियन। कितना? 4 पाई स्टेरेडियन।
ठीक है। अब चलिए कुछ थोड़ा सा बातें हैं जो रेडियन में, स्टेरेडियन का तो इतना ही महत्व, रेडियन को डिग्री में और रेडियन में क्या रिलेशन होता है उस पर बात कर लेते हैं, और उस पर एक सवाल है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बताया था यहाँ पर कि पाई रेडियन के लिए ये संकेत होता है बराबर होता है 180 डिग्री, और 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होता है, 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होता है। ठीक है ना। अब 1 रेडियन में कितनी डिग्री होगा, तो 180 डिग्री अपन पाई होगा। ये याद रखना कि अगर हमें 1 रेडियन में डिग्री चाहिए तो 180 अपन पाई होगा, और इसकी वैल्यू जो लगभग आती है, वो 57.29 रेडियन आती है। ठीक है ना, डिग्री आती है, सॉरी, 1 रेडियन में इतना डिग्री होता है। तो कहीं कहीं किताबों में केवल 57 डिग्री लिखा होता है। ठीक है ना, 2.9 एग्जैक्ट इतनी होती है। हम सुविधा के लिए 57 डिग्री लिखते हैं, सुविधा के लिए कितनी लिखते हैं, 57 लिखते हैं। ठीक है ना। और एक चीज यहाँ पे अभी ये भी चीज है, आप जानते हैं अभी हमने बताया था कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। रेडियन को RAD लिखिए या ऊपर C लगा देंगे तो ये रेडियन कहलाएगा। ठीक है ना। अब जानते हैं कि 1 डिग्री में कितनी 1 डिग्री में कितना जो है मिनट होता है, कितना सेकंड होता है। तो 1 डिग्री में आप जानते हैं, 1 डिग्री की बात करें तो 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। सेकंड के लिए यहाँ पे 2 पाई लगाएंगे, और मिनट के लिए यहाँ पे 1 पाई लगाएंगे। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। आप जानते हैं 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो कहने का मतलब होता है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट इक्वल टू 3600 सेकंड। तो 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर 360 डिग्री बनता है किसी सेंटर पर, चारों ओर, किसी पॉइंट के चारों ओर से कितना कोण बनता है, 360 डिग्री। अगर उसको 360 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो 1 भाग कहलाता 1 डिग्री, और 1 डिग्री में मिनट कितने होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं, ऐसा पता है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। तो आपके जो है एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल है जिसमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो उसको एक बार देख लीजिएगा। एग्जाम्पल जो है 2.1 का एक सवाल है। सवाल ये है, उसमें 3 पार्ट हैं, ए करके, बी करके और सी करके। उसमें कहा गया है कि 1 डिग्री को, 1 मिनट को और 1 सेकेंड को रेडियन में बदलिए। किसमें बदलना है, रेडियन में। मान बताइए, रेडियन में मान बताइए। किसमें मान बताना है, रेडियन में। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। तो रेडियन में इनका मान बताना है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन, 1 मिनट में, 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं। तो चलिए रेडियन में बताना है। तो जानते हैं हम आप कि ए की बात करें तो देखिए 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री में क्या हो जाएगा, 2 पाई अपान 6 डिग्री रेडियन। ठीक, इतना होगा। तो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 3.14 लिख देते हैं, 360 RAD रेडियन। अब देखिए इसका 1 डिग्री का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होगा, हमें मतलब हम बुक में जानते हैं कि कितना आता है। तो इसे याद रखिएगा, 1.745 × 10⁻⁻² रेडियन। याद रखिएगा कि 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है। 1 डिग्री में क्या है, इतना रेडियन होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है। और बी की बात करें, चलिए बी 1 मिनट, आप जानते हैं कि
1 डिग्री में होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट की बात करें तो 1/60 हो जाएगा। 1/60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह से 1 मिनट में हो जाएगा 1/60 डिग्री, यानी आप कह सकते हैं 1/60 गुणे 1 डिग्री, यानी कि 1/60 और गुणे 1 डिग्री का रेडियन में कितना मान होता है 1.745 गुणे 10⁻² रेडियन। ठीक है ना। ठीक, तो इसका जो 1 मिनट में कितना रेडियन होता है, तो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखिएगा। इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है 2.91 गुणे 10⁻⁴ होता है -4 रेडियन। ठीक, कितना होता है इतना। अब तीसरा सी है कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन होता है। 1 सेकेंड में कितना रेडियन होता है, तभी हमने बात की थी कि 1 डिग्री में 3600 सेकेंड होता है। तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा 1/3600 डिग्री होगा ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/3600 डिग्री, या इसको लिख सकते हैं 1/3600 1 डिग्री, या 1/3600 गुणे 1 डिग्री की वैल्यू क्या 1.74 गुणे 10⁻²। अब ये रेडियन में आ जाएगा। तो इसका स्टैंडर्ड मान आप लोग याद रखिएगा। स्टैंडर्ड मान जो है 4.85 गुणे 10⁻⁶, 5 गुणे 10⁻⁶ रेडियन। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों याद रखिएगा। ठीक है ना, कि 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है, 1 मिनट में इतना रेडियन होता है और 1 सेकेंड में इतना रेडियन होता है। ये आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 2.1 था। ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि भौतिक राशियों का टाइप्स क्या है, जिसमें हमने मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि पढ़े, मापन की पद्धतियाँ कौन कौन होती हैं उसको पढ़े। ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।